हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं अपने इस चैनल पे, जहां आप पढ़ते हैं हिंदी। आप किसी भी क्लास में हो, 9th में, 10th में, 11th में या 12th। तो मेरी कोशिश अभी ये है कि इन सभी क्लासेस के मैं जितना भी सीबीएसई का सिलेबस है वो मैं आपको कवर अप कराऊं। तो इस चैनल पर आपको पूरी तरीके से अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ मैं पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। आज हम जो ये वीडियो लेकर आए हैं ये हमारी क्लास 11th के कोर के स्टूडेंट्स के लिए है, जो हिंदी कोर जिन्होंने ली हुई है। इनकी बुक है आरोह भाग 1। इनके मैं करा रही हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न सिर्फ इसी बुक से आए। और अभी तक हमने इस बुक के गद्य खंड को खत्म कराकर काव्य खंड शुरू कर दिया, और काव्य खंड में भी अभी तक हम 3 अध्यायों को कंप्लीट करा चुके हैं, जहां हमने कबीरदास का पद देखा, फिर उसके बाद मीराबाई के पद, और फिर भवानी प्रसाद जी की यादों के जरिए हमने घर की याद भी देखी। आज हम देखने वाले हैं त्रिलोचन जी एक लड़की चंपा से थोड़ा जहां परेशान होते हैं, वहीं उसके भविष्य को लेकर उसे समझाते भी। इसे उन्होंने बहुत ही अच्छी कविता के माध्यम से व्यक्त किया। ये कविता हम पढ़ चुके हैं, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, अर्थात चंपा इन काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है, अर्थात वो अनपढ़ है। ये कविता आपने समझ ली है। आज हम करेंगे इस पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। 4 काव्यांश है, उन पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, और उसके बाद संपूर्ण पाठ आधारित कुछ प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम फटाफट इस कविता को। पहला पद्यांश है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता, इन काले चिन्हों में से ये सब स्वर निकला करते। तो अब कैसे ये निकला करते हैं? अब देखिए क्या है, चंपा जो है वो अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो क्या होता, उन्होंने बोला चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, अर्थात नहीं पहचानती। चीनती का मतलब पहचानना होता है, ये थोड़ा क्षेत्रीय भाषा है। अब वो क्या कह रहे हैं, नहीं चिंती का मतलब सीधे से तात्पर्य है कि चंपा पढ़ना लिखना नहीं जानती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती। तो कवि कौन है? त्रिलोचन जी। जब वो पढ़ने बैठते तो वो आ जाती और चुपचाप मेरे सामने खड़े होकर मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ उसको सुना करती। उसे बड़ा अचरज होता, यानी कि वो बहुत उसे आश्चर्य होता कि ये काले काले चिन्हों में से ये कैसी ध्वनियां निकलती हैं, क्योंकि मैं उन्हीं को पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ने से जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं उसे बोल रहा हूँ, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता कि भाई इन काले अक्षरों से ये किस तरीके की ध्वनियां निकला करती है। तो ये तो पहला पद्यांश था। अब इस पर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। चंपा कौन है? कविता में चंपा कवि की पत्नी है? नहीं। चंपा एक निरक्षर गांव की लड़की है? बिल्कुल सही है। चंपा एक पढ़ी लिखी गांव की लड़की है? नहीं। चंपा एक निरक्षर शहर की लड़की है। तो सही क्या है? चंपा एक निरक्षर गांव की लड़की है। नेक्स्ट आते हैं, कवि के अनुसार चंपा क्या नहीं जानती? क्या नहीं जानती? वह अक्षरों का महत्व नहीं जानती, वह आदमी का महत्व नहीं जानती, वह किताबों को नहीं पहचानती, वह गांधी जी को नहीं जानती। तो सही क्या है? वह अक्षरों के महत्व को नहीं जानती है। जब कवि पढ़ता तो चंपा आकर क्या करती थी? जब कवि पढ़ता था तो चंपा उनके बगल में आकर चुपचाप खड़ी हो जाती थी और उनको सुना करती थी। देखिए क्या है, कवि के पास नहीं आती, उनसे दूर चले जाती? नहीं। कवि को चाय पिलाती? नहीं। कवि के पास आकर खड़ी हो जाती और उन्हें सुना करती। बिल्कुल सही। तो नंबर 3 लगाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, चंपा को क्या आश्चर्य होता कि भाई इन काले काले चिन्हों में से ये कैसी ध्वनियां निकलती? उसे इस चीज का बहुत आश्चर्य होता था। काले अक्षरों में से इतने स्वर कैसे छिपे हैं? कवि कैसे पढ़ता है? ये अक्षर कैसे हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है? काले अक्षरों में से इतने स्वर कैसे छिपे? उन्हें इस चीज का आश्चर्य होता। अक्षर शब्द क्या है? अक्षर शब्द क्या है? तत्सम है, ग्राम में है, शहरी है या विदेशस? वैसे तो हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। तो वैसे तो वो अक्षर शब्द आपका क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये प्रादेशिक रूप में बोला, जैसे चीनती शब्द है, ग्राम में शब्द गांव का शब्द है, उसी तरह अक्षर भी क्या है? एक ग्राम में शब्द है, यानी कि गांव की भाषा में। वो लोग अक्षर नहीं बोलते, उन्हें अक्षर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे का काव्यांश क्या है देखिए।
चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंस रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती, जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, पाता हूँ वह कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। अब क्या है, लड़की बता रहे, चंपा जो है वो एक सुंदर नाम के ग्वाले की लड़की है, और वो ग्वाला क्या करता है, गाय भैंस चराने का काम करता है। और चंपा भी इन चौपायों को, यानी कि चौपाए मतलब वो जानवर जिनके 4 पैर होते हैं, जैसे गाय और भैंस, इन चौपायों को लेकर चरवाही, यानी इन गायों को ले जाती है और चरवाती है जाकर। ठीक है, चंपा बहुत अच्छी लड़की है, थोड़ी चंचल है, थोड़ी नटखट है, और कभी कभी उधम यानी कि शैतानी भी करती है। अभी शैतानी करती कैसे कि वो कलम चुरा ले जाती। कभी कभी मैं पढ़ने बैठता, जब लिखने बैठता, तो वो क्या करती, मेरा कलम यानी कि पेन को चुरा ले जाती। जैसे तैसे वो पेन ढूंढ के लाता, और देखता हूं कागज गायब, यानी कि जैसे ही मैं पेन ढूंढ के लाता कि चलो अब मैं पढ़ लूं, तो मैंने देखा कि अरे वो जो कागज था वो कागज गायब हो गया। अब पढ़ने लिखने के लिए भाई पेन भी चाहिए, कागज भी चाहिए, तो अब चूंकि वो शैतान है, तो पहले तो पेन ले गई, पेन ढूंढ के लाया, तो इधर देखा वो कागज पहले चुरा ले गई। अब मैं परेशान हो जाता हूँ कि अब मैं किस तरीके से लिखूं और पढ़ूं। तो त्रिलोचन जी को इस तरीके से चंपा परेशान किया करती थी। अब इस पर आपका पहला प्रश्न क्या दिया है, चंपा के पिता का क्या नाम है? उसके पिता का नाम सुंदर है। क्या नाम है? सुंदर नाम है। सुंदर का व्यवसाय क्या है? वो एक ग्वाला है और गाय भैंस पालता है, रखता है। ठीक है, तो वह एक ग्वाला है जो गाय भैंसे रखता है। चंपा के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं? वो अच्छी है, चंचल है, नटखट है। ये सारी चीजें बताई थी ना। देखिए, वह अच्छी है, वह चंचल है, वह नटखट भी है, ये सब भी। तो हम यहाँ लगाएंगे सारी चीजें। नेक्स्ट आते हैं, चंपा कवि के साथ कैसा व्यवहार करती है? उनको परेशान करती है ना, कभी कलम ले जाती है, कागज ले जाती है, बेचारे कवि परेशान हो जाते हैं। वह कवि की कलम चुरा लेती है, सही है। वह कवि के कभी कभी कागज गायब कर देती है, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो हम लगाएंगे नंबर 3 पे, जहां पहला और दूसरा दोनों। कभी कभी जैसे जैसे शब्दों में कौन सा अलंकार है? कभी कभी सेम शब्द है आपका और दोनों बार उसका अर्थ एक ही है। जैसे तैसे भी, तो ये आपका क्या हो जा रहा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चलिए, अब हम आ गए तीसरा काव्यांश। तीसरा काव्यांश क्या है? चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है? ये सुनकर मैं हंस देता, फिर चंपा चुप हो जाती। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है, सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने को की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़। अब जब वो कागज कलम ढूंढ के लाते तो लिखने बैठते। अब चंपा आती, कहती क्या तुम पूरा दिन कागज गोद, अब वो पढ़ना लिखना तो जानती नहीं, लिखने का कोई मतलब नहीं, तो उसे लगता है कि पूरा दिन कागज जो है गोदा करते, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ फालतू का काम किए करते। क्या तुमको ये काम बहुत अच्छा लगता है? और जब वो ऐसा कहती तो कभी हंस देते, भाई कभी उसको क्या जवाब दे, तो वो हंस देते। अब उसको इस चीज के लिए बड़ा अजीब से लगता, तो चंपा चुप हो जाती, फिर कुछ नहीं कहती। एक दिन चंपा आई, तो कवि ने चंपा से क्या कहा? चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा, मतलब कि जब तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति या परेशानी आएगी तब ये पढ़ना लिखना तुम्हारे बहुत काम आएगा। गांधी बाबा भी यही चाहते, गांधी बाबा की भी यही इच्छा है, अर्थात महात्मा गांधी की भी यही इच्छा है कि सब लोग पढ़ना लिखना सीख जाए। अब इतना सुनने के बाद चंपा कहती भाई मैं तो नहीं पढ़ूंगी, और तुम तो कहते थे गांधी बाबा बड़े अच्छे हैं, तो उसके हिसाब से अगर गांधी बाबा अच्छे हैं तो उन्हें पढ़ने लिखने को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पढ़ना लिखना उसे अच्छा नहीं लगता। अब इसका रीजन भी यही है। देखिए क्या हुआ कि ये लोग जो है ना, जहाँ रहते हैं वहां पे जब लोग पढ़ लिख जाते हैं ना, तो वो अपना घर छोड़कर शहर चले जाते हैं। तो चंपा के माइंडसेट में ये चीज बनी हुई है कि भाई जो पढ़ लिख लेता है वो अपने घर को छोड़ देता है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये बेसिकली से काम यही है कि जो लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ना लिखना अच्छा नहीं, क्योंकि लोग अपने घरों से दूर हो जाते हैं।
तो वो चीज इसको पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता। अब ये चीज उसके दिमाग में बैठी थी कि गांधी बाबा जो काम करते हैं बहुत अच्छा है कि हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए काम कर। लेकिन जैसे ही लेखक ने ये कहा कि गांधी बाबा कहते हैं कि पढ़ना लिखना अच्छा है, तो उसके दिमाग में आता है पढ़ना लिखना तो अच्छी बात नहीं है। तो जब अगर गांधी बाबा अच्छे हैं तो ये गलत काम करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, है ना। उसने सीधे कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब इस पर प्रश्न क्या है, चंपा कवि से क्या पूछती है, क्या पूछती है कि भाई तुम ये कागज गोदते रहते हो, तुम्हें क्या करना बड़ा अच्छा लगता है, दिन भर कागज पर लिखना क्या बहुत अच्छा काम है, तुम्हें पढ़ना क्यों अच्छा लगता है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलते, तुम मेरे साथ गाय भैंसे क्यों नहीं चराते। तो यहाँ पर चंपा क्या पूछती है, दिन भर कागज पर लिखना क्या बहुत अच्छा काम है। नेक्स्ट आते, एक दिन कवि ने चंपा से क्या कहा कि भाई तुम भी पढ़ लो, मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएगा, तुम मेरे साथ शहर चलो, तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो, तुम निरक्षर ही क्यों रहना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही कहा, कवि ने क्या बोला, तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो। कवि के अनुसार महात्मा गांधी की क्या इच्छा है कि सारे जन लोग, जितने भी लोग हैं सभी लोग पढ़ लिख जाएं, यही गांधी बाबा चाहते हैं, है ना। सभी व्यक्ति देश सेवा करें, सभी व्यक्ति पढ़ना लिखना सीख लें, सभी व्यक्ति आंदोलन में सहयोग दें, सभी व्यक्ति देश में के लिए लिखें। तो सही क्या है, सभी व्यक्ति पढ़ना लिखना सीख लें। क्योंकि देखिए जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था ना, जब आंदोलन चल रहा था ना, तो हमारे यहाँ हमारे देश में निरक्षरता बहुत ज्यादा थी। आप समझ लीजिए कि 60-40 के रेशियो में थी, 60 लोग पढ़े लिखे थे तो 40% जो है वो अनपढ़ थे। तो वो परसेंटेज बहुत ज्यादा थी, जो अब धीरे धीरे मतलब एक तरीके से ना के बराबर ही लोग होंगे जो पढ़ना लिखना ना जानते। चंपा ने ये क्यों कहा कि वह गांधी जी के कहने के बाद भी क्यों नहीं पढ़ी, उसने ऐसा क्यों कहा, चलिए देखते हैं। उसका मानना है कि पढ़ने के बाद सब शहर चले जाते हैं, उसका मानना है कि पढ़ने के बाद लोग किसी से स्नेह नहीं रखते, उसका मानना है कि पढ़ने के बाद व्यक्ति झूठ बोलने लगता है, उसका मानना है कि गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने इसलिए कहा कि वो नहीं पढ़ेगी क्योंकि उसका मानना है कि पढ़ने के बाद सब शहर चले जाते हैं, है ना। ये बात अभी अभी आप आगे वाली पंक्ति में पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसी बात कही। क्योंकि हारे गाड़े काम सरेगा, मतलब कि जब वो मान लो दूर जाएगा, उसका पति जाएगा, अभी आगे कविता में ये था ना, तो वही चीज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हारे गाढ़े काम सरे का अर्थ क्या है। कठिन समय में काम आएगा, कठिन समय नहीं आएगा, सभी काम बन जाएंगे, कोई भी काम नहीं बनेगा। तो सही क्या है, जब तुम्हारे ऊपर कठिन समय पड़ेगा तो ये सारी चीजें काम में आएंगी। चलिए अब हम आगे चौथे काव्यांश में, यहाँ क्या दिया है, चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह नहीं करूं, और कहीं जो ब्याह हो गया मैं तो अपने बालम संग रहूंगी, कलकत्ता में ना जाने दूंगी, कलकत्ता पे बजर गिरे। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कवि, देखिए। फिर चंपा बोलती है कि तुम पढ़ लिख गए और उसके बाद भी तुम इतना झूठ बोलते हो, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतना झूठ क्यों बोलते हो, भाई पढ़ लिख कर तो सही सही बातें बोलनी चाहिए, तो तुम पढ़ लिख कर तुम्हें इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। सीधे उसने बोला कि भाई मैं तो ब्याह नहीं करूंगी, और कहीं ब्याह हो गया, सपोज अगर कहीं ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम के संग रहूंगी, ठीक है, किसके साथ, मैं अपने पति के संग रहूंगी, मैं उसे कलकत्ता कभी नहीं जाने दूंगी, और वो कलकत्ता जो है जहां पर सभी लोग चले जाते हैं अपने परिवार को छोड़कर, ऐसे कलकत्ता का सत्यानाश हो जाए, अर्थात उस पर बजर गिरे। अब इस पर प्रश्न क्या है, चंपा कवि से नाराज होकर क्या कहती है, तुम भी शहर चले जाओ, तुम्हें गांव चले जाना चाहिए, तुम बहुत झूठ बोलते हो, मैं परिवार से दूर नहीं रहूंगी। तो सिंपल उसे क्या बोला कि भाई, नाराज को बोलती कि तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम पढ़ लिख गए उसके बाद भी इतना झूठ बोलते हो। शादी होने के बाद चंपा क्या करेगी, उसने तो पहले तो मना किया कि मैं शादी नहीं करूंगी, और अगर शादी हो भी गई तो मैं क्या कहते हैं, बालम मेरे संग रहेगा, है ना। चंपा शादी के बाद कलकत्ता चली जाएगी, चंपा अपने पति को कलकत्ता भेज देगी, चंपा अपने पति को कलकत्ता नहीं जाने देगी। तो सही क्या है, चंपा अपने पति को कलकत्ता नहीं जाने देगी। चंपा की नजर में कलकत्ता यानी कोलकाता क्या है, परिवारों को दूर करने वाला शहर, परिवारों को करीब लाने वाला शहर,
बहुत बड़ा शहर या उसके पति का शहर। तो उसके लिए क्या है, वो एक ऐसा शहर है जो परिवारों को दूर करता है, क्योंकि उसने देखा कि अपने गांव में जो लोग भी पढ़ लिख जाता है वो पढ़ लिख कर कलकत्ता चला जाता है, तो एक तरीके से अपने परिवार से दूर हो जाता है। इसीलिए वो कह रही है कि कलकत्ता पर बसर गिरे, क्योंकि ऐसा शहर अच्छा नहीं है कि लोगों को उनके घरों से दूर कर देता है। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बसर गिरे? कवि द्वारा उसके पति का कलकत्ता जाने के बारे में कहने पर कलकत्ता उसकी नजरों में अच्छा शहर नहीं है, कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है, वह वहां खो जाएगी। तो उसने बजर गिरने की बात इसलिए कही क्योंकि उसने कहा कि पति भी तुम्हारा कलकत्ता चला जाए, इसलिए। तो क्या कवि द्वारा उसके पति का कलकत्ता जाने के कहने पर। बजर गिरने का अर्थ क्या है? विपत्ति आना, बाढ़ आना, विपत्ति गिरना या विनाश होना या मेल हो जाना। तो सही क्या है? विपत्ति गिरना, यानी कि उस शहर के ऊपर ऐसी विपत्ति आए कि उस शहर का विनाश हो जाए। चलिए, अभी तो हमने देखा 4 काव्यांश, उस पर 5-5 प्रश्न। अब हम पूरी कविता के पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, विवाह के समय में चंपा क्या विवाह के विषय में चंपा का क्या विचार था? वह जरूर करेगी, वह कुछ समय बाद विवाह करेगी, वह अभी विवाह नहीं करेगी, वह कभी विवाह नहीं करेगी। तो उसने कहा था, बोला था कि वो कभी विवाह नहीं करेगी, ये चीज उसने कही थी। नेक्स्ट है, पढ़ाई करने के लिए कवि ने चंपा को क्या उदाहरण दिया? अब पढ़ाई करना चाहते हैं तो कवि ने क्या बोला कि भाई जब हारे गाड़े जो है काम आएगा, यानी कि जब तुम्हारे ऊपर किसी तरह की मुसीबत आएगी, विपत्ति आएगी, तो तुम्हें ये काम आएगा, है ना। तो देखिए उसमें उसने ये भी बोला कि भाई जब तुम्हारा पति चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? विदेश, वहां कलकत्ता चला जाएगा, तो तुम उसको पत्र तो लिखोगी ना। जब पढ़ना लिखना जानती होगी तभी पत्र लिखोगी, है ना। देखिए क्या है, जब उसका पति नौकरी करने कलकत्ता जाएगा तो वह कैसे अपना संदेशा उसे देगी और कैसे उसका पत्र पढ़ेगी? बिल्कुल सही है। जब कवि चला जाएगा तो वो कैसे अपना संदेश उसे देगी और कैसे उसका पत्र पढ़ेगी? जब उसकी शादी होगी तो ये भी बात नहीं है, कवि के चले जाने पे भी नहीं था, शादी क्यों होगी तो वह कैसे अपने माता पिता को अपना संदेश भेजेगी? नहीं। जब उसका पति नौकरी करने जाएगा तो वो कैसे उसका पत्र पढ़ेगी? तो सही यहाँ पर पहला वाला है, जब उसका पति नौकरी करने कलकत्ता जाएगा तो वह कैसे अपना संदेशा उसे देगी और कैसे उसका पत्र पढ़ेगी। नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, कवि ने पढ़ाई करना किसकी इच्छा बताई? गांधी बाबा, यानी कि महात्मा गांधी की। तो किसकी? गांधी जी की इच्छा। नेक्स्ट आते हैं, कवि किस बात से परेशान हो जाता है? कौन सी बात से चंपा के गायब हो जाने से? नहीं। कलम कागज के गायब हो जाने से? बिल्कुल सही है। पुस्तकों के गायब हो जाने से? नहीं। पशु। तो सही क्या है? जब उसकी कलम कागज जो है चंपा गायब कर देती थी तो कवि बहुत परेशान हो जाया करते थे। नेक्स्ट है, चंपा का स्वभाव कैसा है? सुशील, संस्कारी, चंचल या बड़बोला? तो उसका स्वभाव कैसा है? चंचल है थोड़ी सी, है ना। चंपा किसको लेकर चरवाही करने जाती है? चौपायों, यानी कि गाय और भैंसों को लेकर। तो सही क्या है? चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा कवि से क्या प्रश्न करती है? कि वह दिन भर कागज को काला करते हैं, क्या उन्हें ये कार्य बहुत अच्छा लगता है? ये प्रश्न तो करा था चंपा ने, सही। कि वह दिन भर क्या पढ़ाई करता रहता है? नहीं। वह दिन भर क्या सोचता रहता है? ये भी नहीं। तो सही क्या? कि वह दिन भर कागज को काला करते हैं, क्या उन्हें यह कार्य बहुत अच्छा लगता है? कवि ने गांधी का नाम क्यों लिया? चलिए देखते हैं। ग्रामीण गांधी जी को बहुत सम्मान करते थे। अच्छा, कवि गांधी जी की बात मानते थे, ग्रामीण वाले जो ग्रामीण निवासी हैं वो गांधी जी की बात मानते थे। कवि को लगा कि शिक्षा के बारे में गांधी जी की इच्छा जानने के बाद चंपा पढ़ना सीखेगी। यह पहला। दूसरा तो सही यहाँ पर तीसरा है, उसे लगा इसलिए नाम लिया कि भाई वो गांधी बाबा को बहुत मानती है, अगर हम गांधी जी का नाम लेंगे तो शायद वो पढ़ना लिखना मान जाए। कवि ने चंपा को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए क्या तर्क दिया? अब तर्क पढ़ना पड़ेगा पहले। कि शादी के बाद जब तुम्हारा पति कलकत्ता काम के लिए जाएगा तो तुम उसके पास कैसे अपना संदेश भेजोगे तथा कैसे उसके पत्र को पढ़ोगी। ठीक है, ये तर्क तो उन्होंने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि शादी के बाद जब कलकत्ता जाओगी तो वह कवि को कैसे संदेश भेजेगी। नहीं, ये बात नहीं बोली थी उन्होंने। कि शादी के बाद जब तुम्हारा पति कलकत्ता काम के लिए जाएगा तो तुम उसके पास कैसे जाओगी। नहीं,
ये भी बात नहीं कही थी कि शादी के बाद जब वह कलकत्ता जाएगी तो तुम अपने माता पिता को कैसे अपना संदेश भेजो, ये भी नहीं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि शादी के बाद जब तुम्हारा पति कलकत्ता काम के लिए जाएगा तो तुम उसके पास कैसे अपना संदेश भेजोगी तथा कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपा की अपने पति के बारे में क्या कल्पना है? क्वेश्चन देखते हैं कि वह उसे अपने साथ रखेगी, कि वह उसे कलकत्ता नहीं जाने देगी, कि वह उसका शोषण नहीं होने देगी, कि वह उसे अपने साथ रखेगी, कलकत्ता नहीं जाने देगी अर्थात उसका शोषण नहीं होने देगी। तो ये बात सही है, तो नंबर 4 लगाएंगे। ये 3 चीजें जहां पर अलग अलग दी हुई थी, वैसे तो ये तीनों भी सही है लेकिन पूरे एक सेंटेंस में कंपाइल करके यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर हम नंबर 4। ठीक है, तो चलिए देखिए कितनी जल्दी हमारा ये अध्याय खत्म हो गया। 4 काव्यांश थे, चारों काव्यांश पढ़े। थोड़ी सी कविता जो बीच में हमारी रह गई है उसे उसका एक्सप्लेनेशन आप डिटेल एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। और रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, तो वो मैंने आपको सभी कवर अप करने की कोशिश की। ठीक है, चलिए जल्दी से आप चैनल को अब लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है या कोई और बात है तो आप टेलीग्राम के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट, जहां पर हम देखेंगे गजल दुष्यंत कुमार जी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।